या ड्रीम होम आप जब खरीद रहे हो वो अगले 5, 10, 15 साल के लिए खरीद रहे हो। अभी जो आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि ड्रीम होम खरीदना और ड्रीम में रहना दो अलग अलग बातें हैं, है ना। अगर आपको अपना खुद का ड्रीम होम बनाना है तो आपको फाइनेंशियल टर्म्स पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल फाइनेंशियल टर्म्स में जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रीम होम खरीदने के लिए क्या क्या चीजें लगनी है। सबसे पहले आपको पेपर पे बजट लिखना है कि मुझे घर खरीदने का बजट कैसे सेट होगा। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो कि मुझे घर खरीदने के लिए मेरे पास दो तरीके होंगे, या मेरा खुद का पैसा मैं लगाऊंगा या होम लोन ले लूंगा। होम लोन लूंगा या खुद का पैसा लगाऊंगा, उसमें मेरे पास क्या मुझे करना चाहिए वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डाउन पेमेंट ये टर्म्स है। डाउन पेमेंट किसको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नया घर खरीदने के लिए जा रहे हो, बिल्डर ने आपको बोला कि घर का टोटल जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपया है या 1 करोड़ है, मगर घर बुक करने के लिए आपको एक डाउन पेमेंट करना होगा या फिर आपको एक टोकन अमाउंट देनी होगी। वो अमाउंट को हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट नॉर्मली 5 to 10% जो टोटल घर का कॉस्ट होता है उतनी होती है। घर खरीदने के लिए बिल्डर आपको एक अमाउंट बोल देगा, मान लो कि 50 लाख रुपए या 1 करोड़, ठीक है ना। उसके बाद भी आफ्टर परचेसिंग होम आपके पास कुछ और कॉस्ट घर खरीदने के बाद लगती है। कौन सी कॉस्ट लगती है? एक होगी, अगर आपने कोई अपना एजेंट रखा होगा तो एजेंट की एक फीस होगी। सेकंड, रजिस्ट्रेशन फी होगी। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फी अलग अलग हो रही है। नॉर्मली 5 to 6% रजिस्ट्रेशन फीस है इंडिया में। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने 50 लाख का घर खरीदा है या फिर 1 करोड़ का घर खरीदा है, अगर 1 करोड़ का जो आपने घर खरीदा है उसकी रजिस्ट्री अगर 1 करोड़ की होनी है तो 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ का 6%, यानी कि 6 लाख रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। तो आपको हमेशा ये भी कंसीडर करना है कि आपके एरिया में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या चल रहा है। और आपको एक इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस आपको इसलिए लेना है कि आप जो 50 लाख या 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बना रहे हो वो प्रॉपर्टी इंटेक रहे, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करके जाओ। इसलिए आपके पास एक बैर मिनिमम इंश्योरेंस भी होने चाहिए। कौन से इंश्योरेंस होने चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई कि मुझे 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, उसमें आपको डाउन पेमेंट लगेगी 10%, मतलब मोटा मोटा 10 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट लगेगी। और आपके पास एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कॉस्ट या एट द टाइम ऑफ 10% आपका डाउन पेमेंट लगेगा, और एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपके पास कुछ और भी कॉस्ट लगनी है जिसको भी आपको कंसिडर करना है। तो आप अपना जब बजट बनाओगे तो ये तीन कॉस्ट ऐड करोगे। एक, घर का क्या कॉस्ट है, डाउन पेमेंट के लिए मेरे पास पैसा है कि नहीं है, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे एक्स्ट्रा और क्या क्या कॉस्ट लगनी है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि मेरे पास खुद के पास 1 करोड़ रुपया है, कि 1 करोड़ का खुद का पैसा खर्च करके मैं मेरा नया घर खरीदूं या फिर मैं लोन ले लूं। मैं लोन के लिए भी एलिजिबल हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं, या फिर मैं अभी तक मैंने बहुत लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर आप दोनों ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो तो आपको क्या करना चाहिए। एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो तरीके से मैंने अभी तक लोगों को गाइड किया हुआ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि घर खरीदने का जो बेस्ट तरीका है वो है होम लोन। यस, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बिल्कुल 100% होम लोन लेना ही चाहिए। क्यों होम लोन लेना चाहिए, चलो बताता हूँ। होम लोन क्यों लेना चाहिए उसके पहले, होम लोन में कौन से पॉइंट कंसीडर करना चाहिए या फिर होम लोन में कौन से पॉइंट होते हैं जिसकी मैं ब्रीफ आपको दे रहा हूँ। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट। वो क्या होता है, जो लोन अमाउंट है वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। मतलब कि अगर 1 करोड़ का मैं घर खरीद रहा हूँ उसमें मुझे 50 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, या फिर मैं 50 लाख रुपए की लोन ले रहा हूँ, है ना।
तो वो मेरा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट दो चीज पे डिपेंड है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि 1 करोड़ का मैं लोन तो ले रहा हूं या 1 करोड़ का मैं घर तो ले रहा हूं, मगर मेरी जो इनकम है और घर का जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों अलग अलग है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं और एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज में कर लेता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपने 1 करोड़ का घर लिया है, आपने सोच लिया है कि मैं 50 लाख की लोन लूंगा, ठीक है ना। 50 लाख की अगर लोन ले रहे हो 20 साल के लिए, तो मोटा मोटा उसका 50,000 का ईएमआई आएगा। वो ईएमआई आप पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन योर इनकम। समझ रहे हो? अगर मुझे 50,000 का ईएमआई पे करना है, उसके लिए मेरी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 75,000 या फिर 1 लाख रुपए। अगर वो इनकम उतनी होगी तभी मुझे 50,000 का ईएमआई मैं पे कर सकता हूं, उतना 50 लाख की लोन मिलेगी। तो जब लोन लेने जा रहे हो तब दो कंपोनेंट काम करते हैं। एक, आपका जो घर है उस पे आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, और दूसरा, आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ का आपने घर फाइनल कर दिया तो आपको 50-60 लाख की लोन चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ की होम लोन मिल जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। होम लोन लेने के लिए दो चीज साथ में कंसिडर करेंगे। एक, कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, और दूसरा कि आपका पर्सनल एलिजिबिलिटी कितना बैठ रहा है, उसके हिसाब से आपकी लोन अमाउंट फाइनल होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट कैसे होगा, तो लोन अमाउंट डिपेंड ऑन योर इनकम, डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप डिपेंड ऑन योर इनकम एंड डिपेंड ऑन योर प्रॉपर्टी वैल्यू। इंटरेस्ट रेट कौन सा, अगर मैं होम लोन लेने जा रहा हूं तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज करेगी, वो फिक्स और वेरिएबल होता है। माय एडवाइस इज ऑलवेज गो फॉर वेरिएबल। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी, ये चीज को याद रखना, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है होम लोन में, जो इंटरेस्ट पे करते हो उसमें 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मगर एज पर करंट सिनारियो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो अगस्त 2024 में बना रहा हूं, उसके हिसाब से ओनली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको टैक्स बेनिफिट ले सकते हो इंटरेस्ट का। एक बार मैं वापिस बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं 2024 अगस्त में बना रहा हूं, तब के टैक्स बेनिफिट के हिसाब से ओनली ओल्ड टैक्स रिजिम में आप अप टू 2 लाख रुपीस टैक्स का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप दोनों 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। लोन पीरियड्स शुड बी मैक्सिमम, लोन पीरियड कितना होना चाहिए, लोन पीरियड के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका करंट एज -60। इंडिया में हम ज्यादातर लोग सोचते हैं या फिर इंडिया में एक थंब रूल हो गया है, एट द एज ऑफ 60 आपका जो भी चीज है, एट द एज ऑफ 60 आपका लोन, एट द एज ऑफ 60 इज 60 की जो एज है वो आपकी रिटायरमेंट एज है। तो आपको कभी भी लोन, कभी भी 60 साल से ज्यादा की लोन नहीं मिल सकती है। तो आपका लोन पीरियड कैसे हो जाएगा, 60 माइनस योर करंट एज। मैं बताऊंगा कि लोन पीरियड अभी जो मिल रहा है मैक्सिमम वो 25 से 30 साल है, जो अलग अलग बैंक में अलग अलग लोन पीरियड वो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको लोन पीरियड देखना है तो योर करंट एज -60 कर दोगे तो आपको एक लोन के लिए कौन सा पीरियड है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है पीरियड, वो पीरियड के लिए आपको लोन जाना चाहिए। आपको लगेगा कि सर आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम पीरियड के लिए आप लोन, मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप लोन ले लो, तो उसके लिए तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जितना मैक्सिमम लोन पीरियड रखोगे तो आपका ईएमआई कम आएगा, तो कम ईएमआई
का जो बैलेंस ईएमआई है वो आप अपना सेविंग्स इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो। और मान लो कि आज आपने 25 साल के लिए लोन पीरियड रख लिया है, ठीक है ना, आपका लोन शुरू भी हो गया है, आपकी इनकम ऐड हो रही है और आपको वो लोन पीरियड रिड्यूस करना है। यू कैन रिड्यूस योर लोन पीरियड, एडिंग योर लोन पीरियड, मतलब 15 साल की लोन आपने ली है, तो अगर आपको उसको 20 साल करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। मगर अगर आपने 25 साल की लोन ली है, उसको आपको 15 साल करना है तो आप कर सकते हो। इसलिए हमेशा मैं बता रहा हूं, जो मैक्सिमम लोन टेन्योर आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, और फिर आपकी इनकम आपको क्या परमिट कर रही है उसके हिसाब से उसको आप रिड्यूस कभी भी कर सकते हो। अगर आपने लोन पीरियड रिड्यूस भी करना चाहा तो आप कभी भी कर सकते हो, और उसमें आपको बैंक कोई भी पेनल्टी भी चार्ज नहीं करेगी। वाई होम लोन, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं देखते। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमको होम लोन क्यों लेना है। तो आप सब तैयार हो देखने के लिए कि मुझे होम लोन क्यों लेना है? ये एक जादू है। ये जो स्लाइड है बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक एजम्पशन लिया हुआ है कि किसी ने 1 करोड़, 1 करोड़ का घर फाइनल किया हुआ है ना, उसको 1 करोड़ की लोन मिल सकती है। वो दोनों के लिए एलिजिबल है, उसके पास अपना खुद का 1 करोड़ रुपया है और उसको 1 करोड़ की लोन मिल भी सकती है। वो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। तो उसको आज की तारीख में 8.5% होम लोन का रेट चल रहा है। बहुत ध्यान से ये बात देखना, मैंने यहाँ पे क्या एजम्पशन लिया हुआ है कि एक मिस्टर ए है, उसके पास खुद का 1 करोड़ रुपया भी है और वो 1 करोड़ की लोन के लिए एलिजिबल भी है। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो होम लोन के लिए जा रहा है तो उसको 8.5% रेट पे 240 महीने के लिए, मतलब 20 साल के लिए उसको लोन ऑफर हो रहा है। उसमें उसका जो ईएमआई आ रहा है वो ईएमआई आ रहा है 86,782 रुपीज। टोटल उसको जो पेमेंट करना है 20 साल में, वो कितना पेमेंट करेगा? तो 86,782 इंटू 240 कर लेंगे तो मोटा मोटा अमाउंट बन के आएगा 2 करोड़ 8 लाख रुपए। उसमें इंटरेस्ट कितना जाएगा? उसमें इंटरेस्ट जा रहा है 2 करोड़ 8 लाख में 1 करोड़ की तो लोन थी, तो उसमें से 1 करोड़ माइनस कर देंगे तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। आप बोल रहे हो कि सर क्या सिखा रहे हो, 1 करोड़ की लोन के सामने मैंने तो ऑलमोस्ट डबल पैसा दे दिया है, तो अभी भी आप बोल रहे हो कि लोन लेना है? सर ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, आगे मैं कुछ और मैजिक चीज दिखा रहा हूँ। आपने एकदम सही सोचा है कि 1 करोड़ के सामने मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट कर रहा हूं 2 करोड़ 8 लाख रुपए का, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। मगर ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं 240 महीनों में, आज एक साथ नहीं कर रहा हूं, मतलब 20 साल में कर रहा हूं। और अगर ये लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया, या फिर आप यार आपकी स्पाउस इसके लिए एलिजिबल है और आपने उसका टैक्स बेनिफिट भी 2-2 लाख रुपए ले लिया है ना, 2 लाख रुपए पर पर्सन, यानी कि 2 लोग अगर है तो 4 लाख रुपए हो गए, और 4 लाख रुपए हो गए, अगले 4 लाख रुपए हो गए, और 4 लाख रुपए के सामने आपको 30% के टैक्स स्लैब में है, तो 1,20,000 रुपए आप हर साल बचाओगे। 1,20,000 रुपये आप हर साल बचाओगे, उसका मतलब 20 साल में आप 24 लाख रुपए बचाओगे। तो 1 करोड़ 8 लाख में से अगर मैंने 24 लाख माइनस कर दिए जो आपने बचा लिए, जरूरी नहीं हर किसी के ये बचेंगे भाई, बाय चांस मान लो कि आपके अगर बच रहे हैं तो उसमें से ये 24 लाख इसमें से मैं माइनस कर लूंगा, तो जो बची हुई अमाउंट आ रही है वो आ रही है 84 लाख रुपीज। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है और 20 साल तक मैं उसका ईएमआई पे कर रहा हूं, तो अगर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा 84 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे जाएगा। और अगर टैक्स बेनिफिट मैं नहीं ले रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ 8 लाख रुपए पे करने होंगे। यहाँ पे मैंने वो लोन पे कर दिया, तो अगर मैंने ईएमआई ले लिया तो मुझे 1 करोड़ रुपए ज्यादा देने आ रहे हैं। और तब मेरे पास मेरा फंड था, अगर मैंने यहाँ पे लोन नहीं लिया, ये ईएमआई मैंने नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बचा लिए और वो 1 करोड़ से मैंने घर खरीद लिया। मगर मेरी बात सुन के किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए
ओन फंड को इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, जहां पे उसको 15% रिटर्न मिला। तो 240 महीने के बाद ये 1 करोड़ रुपया जो है वो जाके बन जाएगा मोटा मोटा 19.71 करोड़। 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे ये। सही सुना आपने, 20 करोड़ रुपए हो रहे हैं। मतलब कि मेरा 1 करोड़ हो जाएगा 20 साल के बाद 20 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैंने एक चीज और ले ली है कि सर आपने बोला था ना कि मुझे एलिजिबल हूं मैं ईएमआई के लिए भी। तो मैं यहाँ पे मेरा 1 करोड़ रुपया जो है उसको मैं डाल देता हूँ, घर खरीद लेता हूँ। और जो मेरा 86,752 का जो ईएमआई है उसका मैंने एसआईपी कर दिया। ठीक है ना, कि घर भी मेरा खरीद लिया और मैं हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ 86,000 रुपीज का जो ईएमआई अमाउंट है। वो एसआईपी जाके 20 साल के बाद वो 15%, यहाँ पे भी 15% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी 15% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे भी 240 महीने हैं, यहाँ पे भी 240 महीने हैं। तो ये एसआईपी मेरी 86,000 की जाके बनेगी 13 करोड़। तो भी 19 करोड़ और 13 करोड़। अगर आप खुद का पैसा नहीं लगा के होम लोन लेते हो तो आप एक्स्ट्रा 6 करोड़ रुपए बचाते हो। अब आप कन्विंस हो गए क्यों मैं बोल रहा था कि आपको होम लोन लेना चाहिए। दूसरे बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी को हेज कर रहे हो, टैक्स बेनिफिट आपको अलग से मिल रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है आपकी फ्यूचर के लिए, आपके पास लिक्विडिटी रहती है। अगर आपके पास 1 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है और आपके पास कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आया है तो आपको बाहर पैसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आपको काम में आ सकता है। खुद का पैसा अपने पास होना, उससे जैसा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी और सिक्योरिटी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो लिक्विडिटी होना वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो। अगर मुझे पता है कि हर महीने मुझे एक ईएमआई आना है 90,000 रुपए का, तो मेरे पास एक, मैं अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करूंगा और मेरा एक एसेट एलोकेशन हो जाएगा कि मैं एक ईएमआई भर रहा हूं मैं रियल एस्टेट के लिए, और दूसरा जो मेरे पास खुद का जो पैसा है उसको मैं दूसरी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं।